नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। करौली के बुकना गांव में पुजारी के परिजनों की ओर से सरकार के नुमाइंदों पर किया जा रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सोमवार को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधायक रमेश चंद्र मीना के साथ प्रभारी मंत्री अशोक चांदना और मुख्य सचेतक महेश जोशी पीड़ित परिवार के घर ढांढस बंधाने पहुंचे। यहां जोशी और चांदना ने बाबू पुजारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक सहित 5 लाख का ड्राफ्ट भी सौंपा गया। इसके अलावा मृतक के बेटे को संविदा पर नौकरी की नियुक्ति का पत्र भी सौंपा गया। तो वहीं परिजनों की सुरक्षा की मांग पर प्रभारी मंत्री चांदना ने सुरक्षा के लिए उन्हें आश्वस्त किया। उनसे भी हमारी निरंतर बात हुई। ये 2 दिन आदरणीय महेश जोशी जी जब से हमारे साथ में आए, क्षेत्रीय विधायक और हमारे सरकार में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय रमेश मीना जी भी यहाँ पर हैं, इस परिवार के साथ हैं। और न केवल पॉलिटिकल लोग, इस गांव के 36 गांव के लोग और आसपास के इस इलाके के सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग इस परिवार के साथ में हैं। कई समस्याएं थी इस परिवार में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य आरोपी वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और कल एक और आरोपी जो थे, दूसरे आरोपी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें जो उनके पुत्र हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे और निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन 12 दिन 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं करेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। परिवार की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है। और जो भी मांगे, जो भी उनके बीच में 11 जो कमेटी गठित की थी या जो भी विचार विमर्श हुआ, हम बराबर, हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब ये खड़े हैं, दोनों से संपर्क में रहा। मुख्यमंत्री जी को अपडेट हर घंटे में हमने अपडेट कराया कि भाई ये स्थिति ये चल रही है, लोगों की, गांव के लोगों की मांग ये है और वहां के परिवार के लोगों की मांग है। मैं तो इस मौके पर सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का सर्व समाज भूकना, जिन्होंने परिवार के साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा है और पूरी तरह से उनके साथ है, तो हमने आज अभी परिवार से बात की है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा गांव उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी ने उस रोज भी कहा था कि भाई परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो मांग है उचित तो जो हम कर सकते हैं। अब खबर भरतपुर के डीग से है, जहां विधायक विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन किया और वृक्षारोपण भी किया। साथ ही जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जिस पर चंबल परियोजना सहित अन्य समस्याओं को लेकर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं विधायक ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर नाराजगी भी जाहिर की और आम जनता से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील उन्होंने की। हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। और खास तौर से कोरोना का वक्त चल रहा है, इसमें कोरोना के बारे में कितना खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में सरकार इतनी गंभीर है राजस्थान की कि इसके बारे में अवगत कराना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे, इसकी वजह से ये महामारी बढ़ती है। डूंगरपुर के मावंडिया बटीकड़ा मार्ग पर हुई व्यापारी की हत्या का राज दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। तो वहीं हत्या के 9 दिन के बाद भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम फिलहाल है। इसी के चलते मृतक के परिजनों समेत अखिल राजस्थान पुजारी संघ में खासा आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में आक्रोशित परिजन और पुजारी संघ ने मामले का खुलासा करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन एक सौंपा। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को खलील निवासी व्यापारी प्रकाश सेवक का शव मावंडिया बटीकड़ा मार्ग पर मिला, जिसके बाद से परिजन लगातार हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।
सेवक समाज की तरफ से हम एक माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। दिनांक 3/10 को खलील निवासी प्रकाश चंद्र नाथूलाल सेवक की निर्मम राहजनी और हत्या की गई है क्रूर, और अभी तक उस हत्या का खुलासा 9-10 दिन हो गए, इसके बावजूद भी नहीं हुआ और इससे पूरा समाज उद्वेलित है और समाज में आक्रोश। डूंगरपुर जिले में कोरोना के अधिकांश मरीज जो हैं वो हल्के लक्षणों वाले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब मरीजों को फेफड़ों में संक्रमण के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन मरीजों को राहत के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उपजिला अस्पताल सागवाड़ा में 30, साबला सीएचसी में 50 और खेड़ा पीएचसी में ऑक्सीजन सैचुरेशन बेस के 20 बेड्स लगेंगे। जो 60 साल के जो ऊपर के जो मरीज हैं वो उनको ज़रूरत पड़ती है। उनको सांस लेने में तकलीफ है, थोड़ा सा काम करने में थकावट है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, इस तरह की जो दिक्कत है उन लोगों को ऑक्सीजन दी जाए। अब खबर जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र से है, जहां पर थानाधिकारी मिट्ठू लाल ने कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कस्बे के सार्वजनिक जगहों पर कोरोना जागरूकता के पोस्टर लगाए। आपको बता दें कि थानाधिकारी मिट्ठू लाल ने इस दौरान बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी व निजी कार्यालयों और बाजार में दुकानों पर मास्क पहनकर ही निकले। साथ ही में कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर शहर में इन दिनों कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। दरअसल सांगानेर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। इसमें लोगों में दहशत यहां पर बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार सांगानेर सदर थाना इलाके के कालावाला गांव में नरसी नाम का युवक अपनी प्रेमिका संगीता के साथ करीब 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। किसी बात को लेकर देर रात नरसी का संगीता से झगड़ा हो गया और मामूली बात को लेकर हुआ झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट में नरसी ने भारी वस्तु से संगीता के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम की सहायता से मौके से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संगीता पहले से शादीशुदा है, तो वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। मुझे कंट्रोल रूम में इतला मिली थी कि साहब एक महिला की लाश उसके घर में पड़ी और जाकर देखा गया तो महिला संगीता जो उसकी लाश पड़ी थी कमरे में, और वो एक नरसी मीणा नाम के आदमी के साथ रह रही थी। इस कमरे में पिछले 1 महीने से रह रही थी। रात को वो इसके साथ में था कि सुबह वो मिला नहीं है। तो इसके संगीता के जो परिजन हैं वो आगे हैं और उसके सर में और शरीर पर चोट है। तो वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट के बाद आगे मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और नरसी मीणा जिसके साथ ही रह रही थी उसको भी तलाश कर रहे हैं। सदर के कल्लावाला की बात है। यहाँ एक महिला है संगीता नाम की, उसका मर्डर हुआ है। ज्ञात हुआ है कि वो अपने एक साथी के साथ, नरसी के साथ वहाँ करीब 1.5 साल से साथ रह रहे थे और उस युवती का मर्डर हुआ है। नरसी इस समय वहाँ मौके पे नहीं है, उससे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। किस तरह मर्डर किया है? ये नरसी तो चौथा बड़वाड़ा का रहने वाला है और ये करीब 1.5 साल से साथ रह रहे थे। और इसकी घटनाक्रम कैसे क्या हुआ वो एक बार नरसी को पूछताछ हो जाए, उसके बाद ये महिला के परिजन आ गए, उन्होंने उस पर नरसी पे शक जाहिर किया है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध लोडेड देशी पिस्टल बरामद की है।
सीआई मनोज सिकरवार ने बताया कि नए बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध को थाने लेकर आई, जहां पर उसके पास अवैध हथियार बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। दौसा के लालसोच में अवैध तरीके से बजरी परिवहन करने वाले वाहन अब लोगों की जिंदगी भी लील रहे हैं। ताजा मामला तालाब गांव के विजयपुरा का है, जहां पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके चलते ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने हंगामा यहां खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। तो वहीं इस मामले को बढ़ता देखकर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल ग्रामीणों की ओर से मुआवजे की मांग की जा रही है, जबकि प्रशासन के आला अधिकारी लोगों की समझाइश में जुटे हैं। खबर अब नागौर के मेड़ता से है, जहां पर थावला गांव क्षेत्र के धानीपुरा गांव में महिला की हत्या के मामले में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद डेगाना पुलिस उप अधीक्षक निमिता खोखर मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसी के चलते पति सद्दाम ने चाकू से उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो वहीं आरोपी भी फरार होते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। और खबर अब झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर दर्दनाक हादसे में एक किसान को अपना हाथ गंवाना पड़ा। दरअसल दादिया गांव में थ्रेसर में फसल निकालते वक्त किसान का हाथ कट गया। इस हादसे के बाद घायल किसान रमेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे कोटा रेफर किया गया। फिलहाल घायल किसान का इलाज जारी है। खबर अब उदयपुर के खेरवाड़ा से है, जहां पर गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने भेड़ के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार गोगुंदा की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रेलर ढलान में अनियंत्रित हो गया और हाईवे पर चल रही भेड़ के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में करीब 70 भेड़ों की मौत हो गई और कई भेड़ जो थी वो घायल हो गई, जबकि 2 गडरियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पशु चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया। इसी के साथ घायलों को उदयपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा इलाके से है, जहां पुलिस ने गुजरात जा रहे 10 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। पुलिस ने गुजरात ले जा रहे ठेकेदार और चालक को भी गिरफ्तार किया। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भरत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सागवाड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भीलुड़ा के पास नाकेबंदी कर जीप की तलाशी ली, जिसमें 10 बाल श्रमिक मिलने पर पुलिस ने जीप चालक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। साथ ही परिजनों को काउंसलिंग के लिए बुलवाया गया। सागवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 बाल श्रमिकों को बाल श्रम में जाते हुए मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किया है। बालकों से बातचीत की गई, जिसमें कुछ बालक जिनकी उम्र 10 साल से लगा के 16 साल की है, जिन्होंने विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा है, ऐसे भी 2 बालक हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम काम पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि उनको एक नेट लेकर जा रहा था जो गुजरात में मजदूरी के लिए जा रहा था।
डूंगरपुर के तिजवाड़ स्थित संप्रेषण गृह के क्वारंटीन सेंटर से 2 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स को चकमा देकर फरार हो गए। ये दोनों ही बाल अपचारी डूंगरपुर हिंसा मामले में पकड़े गए थे। सदर थाने के सीआई चानमल सिंगारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को डूंगरपुर हिंसा मामले में 12 बाल अपचारियों को डिटेन किया था। इसके बाद उन्हें संप्रेषण गृह के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 बाल अपचारी होमगार्ड्स को चकमा देकर छत के रास्ते फरार हो गए। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। खबर अब अलवर के भिवाड़ी से है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जो कि अलवर के भिवाड़ी से सामने आ रही है। बता दें आपको कि फूलबाग थाना पुलिस ने 1 लाख एक शराब की फैक्ट्री में दबिश दी और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में कंपनी का मैनेजर भी शामिल है, तो वहीं अंग्रेजी और देशी शराब के 10,077 कार्टन को जब्त कर कंपनी को सील कर दिया। आपको बता दें कि फूलबाग थाना क्षेत्र में गोल्डन बोल्टिंग फैक्ट्री को सील किया गया। इस मौके से 4,50,000 की राशि भी बरामद की गई। साथ ही मौके से एक ट्रक को भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि रविवार को गुजरात पुलिस भारी पुलिस जाब्ते के साथ भिवाड़ी पहुंची और शराब के कंपनी में कागजों की जानकारी जुटाने के लिए फूलबाग पुलिस की सहायता मांगी। जब पुलिस ने कंपनी में दबिश दी तो वहां भारी मात्रा में बगैर लेबल के शराब की खेप बरामद हुई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब इस मामले की जांच एसओजी करेगी। करीब 10,077 अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से निर्मित पेटियां जब्त की हैं। ये लोग ये भी जाहिर हुआ कि जब यह प्लांट से जो अंग्रेजी शराब निकालते थे तो उसको कैमोफ्लेज कर देते थे, मतलब उसको छुपा देते थे किसी अन्य वस्तु के आड़ में या उसके पीछे। तो कल एक ट्रक भी मिला जिसमें मुर्गी का दाना और धनिया की भूसी से भरे हुए बोरे मिले। उन बोरों के नीचे शराब की पेटियां छुपाई हुई थी और ये ट्रक शायद बिहार जाना था। जोधपुर की कुड़ी भक्तासिनी पुलिस और जिला विशेष की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चोले से 765 किलो डोडा पोस्त और 1 किलो अफीम का दूध जब्त किया है। साथ ही चोला चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक धनिया गांव निवासी हनुमान जाट झारखंड के रांची से बाड़मेर जा रहा था, जहां पचपदरा में मादक पदार्थों की सप्लाई होनी थी। ऐसे में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ट्रोली की तलाशी ली गई, जिसमें ये पूरा माल बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत धाराओं में मामला दर्ज कर इसकी जांच प्रारंभ कर दी है। खबर अब अलवर के तिजारा कस्बे से है, जहां पर ब्लॉक स्तरीय आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार अरविंद कविया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप नियमित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि आशा सहयोगिनियों की ओर से चिकित्सा विभाग और बाल विकास विभाग ने दोनों जगह काम करने के बाद भी मानदेय कम मिल रहा है, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। खबर अब जालौर के आहोर से है, जहां पर गुड़ा बालूतान ग्राम पंचायत में अटल सेवा केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मॉडल स्कीम म्हारी योजना म्हारो अधिकार के तहत आवेदन भरवाए गए, तो वहीं नालसा और रालसा के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया गया।
टोंक के देवली उपखंड क्षेत्र के खेतों में सरसों चने की फसलों की बुवाई के लिए बीसलपुर डैम की 2.5 मुख्य नहर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष देवलाल धाकड़ के नेतृत्व में देवली एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि इस साल मानसून की बेरुखी के चलते खरीफ की फसल नामात्र हुई है, तो वहीं रबी की फसल भी बारिश की कमी के चलते प्रभावित हो गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर नहर को चालू नहीं किया गया तो किसान धरने पर बैठेंगे। पाली के सुमेरपुर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होने से उपखंड वासियों का समस्याओं को सामना इन्हें करना पड़ता है। लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए एवन टीवी पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। अब पालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाइयां जारी है, तो वहीं कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया जा रहा है। सोमवार को जाखानगर में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। नगर पालिका के ईओ योगेश आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सुमेरपुर में हुए अतिक्रमण की सूची तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। नेताओं के दबाव में अतिक्रमणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा भी नहीं जाएगा। अतिक्रमण के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नगरपालिका की स्वामित्व की भूमि थी और हमारा पदीय कर्तव्य है कि हमारे संज्ञान में आती हमें उसे हटाया जाना है। ऐसा नोटिस देने का कोई नियमों में प्रावधान नहीं। यदि उसके द्वारा अवैध निर्माण या खिलाफ इजाजत निर्माण किया जाता तो उन्हें नोटिस देने का प्रावधान है। 194 में 245 धारा नगरपालिका कानून 2009 की धारा 245 में ऐसा कोई भी नोटिस देने का प्रावधान नहीं है और किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया गया है। इस संदर्भ में हमारे पास शिकायत थी, मेरे स्वयं द्वारा मौका देखा गया था और वहाँ पर ताज़ा निर्माण धारा हटाया गया है। यदि इसके अलावा परिवादी को कोई वेदना है तो हमें लिखित में प्रस्तुत करें कि अन्य अवैध अतिक्रमण है तो हम हटा देंगे, नहीं तो मेरे द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ करवाया जा चुका है और सर्वे में जिनके भी अतिक्रमण पाए जाएंगे उन्हें भी हटाया। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि सीएमआर में चल रही मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएमआर में मंत्री परिषद की अहम बैठक आज जारी थी। आपको बता दें कि मंत्री परिषद से पहले मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की भी एक बैठक हुई थी और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करेगी सरकार। बड़ी खबर फिलहाल राजधानी से सामने आ रही है। सीएम निवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला इस संबंध में हुआ। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हो गई है सीएमआर में, उससे पहले यहाँ पर बैठक 2 बैठकें आज मुख्य हुई और बैठकों में जो तोड़ निकला है वो निकला कि जिस प्रकार से कृषि कानून है उसे बाईपास सरकार करेगी। बताएं क्या प्रक्रिया रहेगी, किसे कहते हैं बाईपास होना, दर्शकों को समझाएं। खत्म हुए करीब 2 घंटे बैठक चली और आज इस बैठक में खासतौर पर बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो हाल ही में मोदी सरकार की ओर से जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं उनका लगातार देश भर में कांग्रेस विरोध कर रही थी और एआईसीसी ने भी निर्देश दिए थे कि राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर इन कानूनों को लागू नहीं किया जाए। हाल ही में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया था बिरला ऑडिटोरियम में, तो जैसे तब भी उन्होंने कहा था कि हम तमाम जो एक्सपर्ट्स है उनसे परीक्षण करवा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और ये जो कानून है, ये जो काले कानून है, इनको प्रदेश में लागू नहीं करेंगे क्योंकि राज्यों का अधिकार था और केंद्र इस पे कानून बना रहा है, क्योंकि जो कृषि जो क्षेत्र है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है और ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार बना रही है तो ये गलत है। उसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्रियों ने ये सुझाव दिया गया कि तीनों कृषि कानूनों को बाईपास किया जाए, प्रदेश में लागू नहीं किया जाए, इसकी संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कैबिनेट की बैठक में जो एमएसपी पर खरीद है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और राज्य सरकार किसान हित के प्रावधान को लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई और जो जन आंदोलन चल रहा है कोरोना को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कृषि कानूनों को अब जो है प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। जो हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कृषि कानून पारित किए गए हैं संसद के अंदर,
लेकिन जिस प्रकार से लगातार पिंटू, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आलाकमान, जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आलाकमान ने और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले भी निर्देश दिए थे, क्योंकि विरोध तो चौतरफा जारी था, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वो यहाँ पर कदम उठाए, और पहल यहाँ पर राजस्थान ने की है। राजस्थान से पहले भी क्या किसी प्रदेश ने इस प्रकार की पहल की है, या फिर राजस्थान इस बार प्रथम रैंक पर फिर से आया है इस चीज में? देखिए जैसी अभी चर्चा हुई है, अभी कैबिनेट की बैठक में जो तमाम जो उपाय हैं, जो रास्ता तलाशने की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है कि क्या विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, सत्र में चर्चा होकर कोई पारित किया जाएगा, विधेयक पारित किया जाएगा, तब इसको बाईपास किया जाएगा। इसको लेकर जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा की जा रही है, उनसे परीक्षण करवाया जा रहा है। उसके बाद में ही जब विधानसभा सत्र बुलाकर किया जाएगा, ये कैसे संभव होगा, किस प्रकार से बाईपास होगा, इसके सुझाव जो है एक्सपर्ट उनसे लिए जा रहे हैं। लेकिन ये तो तय है कि अब ये जो केंद्र सरकार ने जो कानून पारित किए हैं कृषि क्षेत्र के, ये राजस्थान में तो लागू नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पहले ही कह चुके हैं कि ये काले कानून है, इससे किसानों का नुकसान होगा। और AICC के भी निर्देश हैं, जो राहुल गांधी हैं वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने एक सुर में कहा कि ये कानून किसानों के विरोधी है, किसानों को नुकसान होगा, और इस कानून को राजस्थान में बाईपास किया जाए, राजस्थान में इन कानूनों को लागू नहीं किया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पिंटू।